बच्चों नमस्कार। जैसे आपको पता आपकी जो है ना चैप्टर डीसी मशीन चल रहा है, तो आप डीसी मशीन में पढ़ चुके हो जो है ना डीसी मशीन की अवधारणा। ठीक, और अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो है ना डीसी मशीन में डीसी मशीन जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जो है ना डीसी जनरेटर और डीसी जो है ना मोटर। परंतु आपको ये याद रखना है, डीसी मशीन में जो रोटर पार्ट होता है उस पे आर्मेचर रखे जाते हैं, ठीक, और जो स्टेटर होता है उस पे जो है हमेशा डीसी मशीन के स्टेटर क्या होता है, फील्ड। ये चित्र भी यही है। आर्मेचर क्या होती है, आर्मेचर जो है ना डीसी मशीन में घूमने वाला भाग होता है, जैसे रेड कलर का है, ये जो है ना घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। यह सिलिंड्रिकल आकार का होता है। ऐसे स्टेटर में फील्ड होता है, जो स्टेटर में जो स्थिर भाग है जो है ना इस पे जो है ना पोल होते हैं, पोल पे जो है ना फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये अवधारणा में तो इतना ही है जो है ना। उसके बाद आप पढ़ चुके हो जो है ना डीसी मशीन का जो है ना सिद्धांत। डीसी मशीन में जो डीसी जनरेटर का सिद्धांत है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है, जो आपको बताता है कि जो है ना अगर कोई भी चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स में अगर गति कराई जाती है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, E बराबर d∅dt। तो आपने जाना डीसी मशीन की अवधारणा आपने जान ली जो है ना, जिसमें आपने जान लिया कि स्टेटर पर हमेशा फील्ड वाइंडिंग रहता है डीसी मशीन के केस में, रोटर में हमेशा आपकी जो है ना आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। दूसरा आपने जो है ना डीसी मशीन का सिद्धांत, डीसी जनरेटर का सिद्धांत जान लिया, जो चुंबकीय फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। इसके बाद आप जानते हो जो है ना जो ईएमएफ है वो दो प्रकार का होता है। एक गतिज ईएमएफ, ठीक, गतिज ईएमएफ वो ईएमएफ होता है जब चुंबकीय फ्लक्स में चालक की गति कराई जाती है। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में चालक की गति कराई जाती है तो गतिज ईएमएफ कहलाता है, ठीक। और गतिज ईएमएफ का जो सूत्र है E बराबर BLV sin थीटा होता है। ऑलरेडी ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है ना जनरेटर में, जो आप जो है जनरेटर में पढ़ रहे हो। दूसरा जो है ना एक होता है स्टैटिक ईएमएफ। स्टैटिक ईएमएफ वह ईएमएफ होता है जब चालक स्थिर हो और फ्लक्स गति करे, तो ऐसी कंडीशन में उत्पन्न ईएमएफ आपका स्टैटिक ईएमएफ कहलाता है, जो आपको ट्रांसफार्मर के केस में दिखाई देता है। वहां पे जो है ना आपके चालक स्थिर रहते हैं और वहां पे आप परिवर्तित फ्लक्स मतलब एसी जो है ना धारा देते हो, तो परिवर्तित फ्लक्स होता है, चालक स्थिर होने की वजह से वह स्टैटिक ईएमएफ कहलाता है। उसके बाद आपने जान लिया जो है ना गतिज ईएमएफ भी, स्टैटिक ईएमएफ भी। अब आपको जानना है जो है ना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि अपना आप दायां हाथ लीजिए, दायां हाथ राइट हैंड से, अंगूठा आपकी तर्जनी उंगली, आपकी माध्यमिक उंगली जो है ना, या सरल शब्दों में अंगूठा पहली उंगली और दूसरी उंगली को परस्पर एक दूसरे से समकोण बनाइए, और अंगूठा हमेशा मोशन को दिखाएगा, आपकी जो है ना प्रथम उंगली तर्जनी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, और आपकी जो माध्यमिका है या दूसरी उंगली है ये हमेशा जो है आपके करंट को दिखाती है। अच्छा, ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा बच्चों आपको फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। वो अक्सर क्या करता है ना, हमें जनरेटर को एक डेफिनेट दिशा में घुमाने की आवश्यकता होती है। जो आपका डीसी जनरेटर है ना उसको हमेशा एक निश्चित दिशा में ही घुमाया जाता है। अगर जिस दिशा में उसको एरो लगाया, अगर हम उस दिशा में नहीं घुमाएंगे तो क्या होता है ना, उसका जो
सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबक है वो खत्म हो जाता है। ठीक, अब हमें जो है ना किस दिशा में जनरेटर घुमाना है तो वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से हम निकाल लेते, क्योंकि हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, करंट की दिशा किधर है। दो दिशा हमें पता है, पता होने से तीसरी बात अपने आप निकल जाती है। ये जो इसलिए हमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पड़ रहा ताकि हम जनरेटर की दिशा को निकाल सके जाए। और अगर आपको जो है ना धारा की दिशा पता है, दूसरा चुंबकीय फील्ड की दिशा पता है, तो अपने आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल, रूल का इस्तेमाल करते हुए जनरेटर के घूमने की दिशा निकाल लेते हो जो है ना। ठीक, दूसरा आपने ये जो है ना फ्लेमिंग के राइट हैंड के अलावा आपको ये भी बताया गया था, अगर आपको ऐसा चिन्ह है या ऐसा चिन्ह, दो चिन्ह होते हैं, इस एरो का मतलब है धारा एंटर, धारा आपकी जो है ना अंदर गई है। ठीक, धारा आपकी अंदर गई है, ये आपकी धारा बाहर। क्रॉस क्रॉस का मतलब है बच्चों धारा अंदर जा रही है बोर्ड के, और इसका मतलब डॉट का मतलब धारा बाहर आ रही है। इसको याद रखने का तरीका भी बताया था बच्चों कि ये जो है ना एक एरो से जुड़ा होता है। ठीक, जब एरो का अगला सिरा जो है ना हमेशा बिंदु होता है, तो जब तीर का बाहर निकल के आएगा बिंदु दिखेगा, तीर एंटर करेगा तो इसका जो है ना बैक सिरा दिखेगा आपको स्टार बना। तो ये आपने ये भी आप जानना था। इसके बाद आपको जो है ना महत्वपूर्ण जानना है, अब बढ़ते हैं हम डीसी मशीन के भाग। डीसी मशीन के भाग, तो डीसी मशीन के भाग पढ़ने के लिए आपको डीसी मशीन के बाद पढ़ने के लिए आपको बच्चों दो पार्ट में तोड़ दो आप जो है ना डीसी मशीन के बाद। नंबर आप एक जो है ना स्टेटर और दूसरा रोटर। ठीक, स्टेटर और रोटर जो है ना दो तरीके के होते हैं। तो स्टेटर में क्या क्या होता है, ठीक, ये आपके सामने डीसी मशीन का चित्र है। जो भाग इसमें स्थित है वे स्टेटर कहलाएंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें जितनी नंबरिंग थी उतनी जान लेते हैं। जैसे नंबर एक यहां से निकल के आया, जो ये इंटरपोल है, नंबर एक पे इंटरपोल है। इंटरपोल अपनी जो है ना फिक्स जगह पे रहते हैं, तो इसलिए रख दो इंटरपोल भी आपके स्टेटर में गया। नंबर दो पे आप ये मैन पोल है। ठीक, नंबर दो पे ये वाला भी मैन पोल है, तो ये भी एक स्टेटर। मैन पोल क्या है, स्टेटर पार्ट है, मतलब स्थिर रहने वाला भाग है। ऐसी पोल इसमें जो है ना नंबर तीन आप देखते हो, ये आर्मेचर रेड कलर के घूमने वाला भाग होता है, इसे आर्मेचर बोलते हैं। तो नंबर तीन आपका गया रोटर की तरफ, आर्मेचर। ठीक, इसके बाद नंबर चार आप देखो बच्चों, ये है जो है ना बाहरी सरफेस, ये ठीक है ना, जिस जो यांत्रिक आधार प्रदान कर रहा है इस मशीन को, जो कुल मिला के सरल शब्दों में कहूं जो सुरक्षा कवच है इस मशीन का, ये नंबर चार। इसको जो है ना मैन फ्रेम बोल देते हैं और इसका टेक्निकल नाम योक है। तो योक किसमें जाएगा, स्टेटर पार्ट में जाएगा। ठीक, स्थिर भाग है आपका योक। इसके बाद नंबर पांच क्या है, इसके फ्रेम से जुड़ी एक आर्म है, ठीक है ना, जिसमें ब्रूस होल्डर को लगाया जाता है। इसको बोलते हैं रोकर आर्म, है ना, इसको बोलते हैं रोकर आर्म। रोकर आर्म भी आपकी फिक्स रहती है। इसके बाद जो है ना आप इसके बाद नंबर 6 पे देखोगे ना, ये आपका जो है ना ब्रूस होल्डर है। रोकर आर्म में ब्रूस होल्डर फिट किया जाता है। तो आप लिख सकते हो जो है ना नंबर 7 पे है ब्रूस होल्डर। नंबर 8 पे बच्चों ये देखो जो है ना, इसमें ये सापट घुसी हुई है, और इस सापट जो है ना हमेशा किसमें बनती है, बियरिंग में बनती है जो है ना। बियरिंग में क्यों बनती है, ताकि आपकी जो आर्मेचर है वो फ्रीली तेजी के साथ घूम सके। इसीलिए ये क्या है, ये है आपका बियरिंग हाउस। बियरिंग हाउस भी क्या है आपका फिक्स है। बियरिंग हाउस में
इसके बाद पार्ट नंबर 9 ये सापट है। पार्ट नंबर 9 आपका सापट है। सापट क्या होती है? सापट तो घूमने और घूमती है जो, तो सापट जाएगा आपका, साफ्ट आपकी जाएगी बच्चों रोटर में, रोटर पार्ट जो है सापट जाएगी। इसके बाद पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 10 में क्या है? बियरिंग का। बियरिंग भी एक जगह फिक्स हो जाता है आपका, ठीक है ना? तो बियरिंग भी आपका स्टेटर में। तो ये तो चित्र के हिसाब से 10 भाग है, हम बाकी भाग की चर्चा करते हैं जो इसमें दिख रहे हैं बच्चों। जैसे इसमें जो है ना, जब ये बंद होता है, ये खुली मशीन दिखा रहा है कि जब ये बंद होता है तो उस ढक्कन को, जिस ढक्कन से जो है ना ये मशीन बंद होती है, उसे एंड प्लेट बोलते हैं। तो एंड प्लेट भी आपकी क्या है? स्थिर भाग। एंड प्लेट सामान्यतः जो है ना कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जिससे आप ये मशीन को बंद करते हो, ठीक। ऐसे ही बच्चों देखो ये दिख रहा है, जिसको जो है ना ये आपके फाउंडेशन पे रखा जाता है, जिस तरह से, मतलब इसका नाम अगर मैं लिखने लगूं, इसको बोलते हैं बेस फ्रेम, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस फ्रेम। ये भी आपका स्थिर रहता है, ठीक। बेस फ्रेम भी आपका स्थिर रहता है। दूसरा जो है ना, इसमें क्या भाग देख सकते हो आप? बेस फ्रेम देख सकते हो बच्चों। इसमें जो है इसी योग के ऊपर ना टर्मिनल बॉक्स होता है, जिससे जो है ना आप सप्लाई देते और लेते हो। एक और भाग का नाम लिख सकते हो आप, है ना, टर्मिनल बॉक्स। तो ये टर्मिनल बॉक्स क्या होता है? जो है ना आपके इस जो है टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, कहाँ लगा होता है? बिल्कुल योग के बाहरी सरफेस पे लगा रहता है, जो इससे कार्बन ब्रूस से सप्लाई लेके जो है ना टर्मिनल बॉक्स पे पहुंचती है, जो है ना, ठीक। तो ये होगा। इसके बाद और क्या भाग हो सकते हैं इसके, जो है ना, इसके बाद इसमें जो आप पोल है, ये मैन पोल बच्चे, मैन पोल के आगे आप देख रहे हैं जो है ना थोड़ा जो है ना सी कर्व सरफेस बनी हुई है, इसको बोलते हैं जो है ना क्या? मैन पोल। उसको बोलते हैं पोल शू। तो पोल शू भी जो है ना आपका इस मशीन का पार्ट है। अब बात करते हैं आर्मेचर की, या इस अब पोल पे जो वाइंडिंग की जाती है, ये पोल है, पोल पे जो वाइंडिंग की जाती है उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। तो आप जो है यहाँ पे स्टेटर में क्या लिख सकते हो? फील्ड वाइंडिंग भी आपके स्टेटर का ही पार्ट है। फील्ड वाइंडिंग भी आपके स्टेटर का पार्ट है। तो ये हुए जो है ना ऐसे, ये जो आर्मेचर दिखी बच्चों, आर्मेचर में ये जो है ना खांचे बने हुए, स्लॉट बने हुए, इसमें जो है ना आप वाइंडिंग करते हो, तो इसे बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पर रख के घूमेगी, तो रोटर में आप भाग का नाम दे सकते हो आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जिसमें गई आपकी जो है रोटर में, रोटर की तरफ जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरा जो है ना आपके आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और इसके क्या भाग हो सकते हैं? जो है ना आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, इसके जो है ना भागों के नाम आप लिख सकते हो, जो है ना पंख। हाँ, अब सापट पे क्या होता है जो है ना, ये मशीन गरमाएगी भी जो है ना, इसको ये जो है ना हमेशा ठंडी रहे, इसीलिए जो है ना इसके जो है ना पंखा हम लगा देते हैं। सामान्यतः तो कास्ट आयरन का बना होता है। तो रोटर में आपका आ जाएगा कूलिंग फैन। कूलिंग फैन भी आपका क्या है? रोटर का भाग है जो है ना। तो कूलिंग फैन भी आप जो है ना रोटर में लिख लोगे जो है ना। इसके बाद सबसे मेन भाग आपका रह गया जो है ना, ये आपका जो है कम्यूटेटर, ठीक है ना। कम्यूटेटर जो है आपका, यही जो है एसी मशीन को डीसी में बदलता है। तो कम्यूटेटर भी आपका क्या है? रोटर भाग है। कम्यूटेटर भी आपका रोटर भाग है। तो ये हुए इसके जो है ना भागों के नाम। अब मैं एक एक के बारे में आपको इनको डिटेल से बताता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम आर्मेचर की, इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्मेचर मशीन का घूमने वाला भाग है। आर्मेचर
मशीन का घूमने वाला भाग है बच्चों, और चित्र अनुसार यह हमेशा सिलिंड्रिकल आकार का होता है। आर्मेचर मशीन का, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग होता है जो सिलिंड्रिकल आकार का होता है, जो हमेशा लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। छोटी छोटी पत्तियों को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है, ठीक। और वे पत्तियां किसकी बनाई जाती है? बड़ी बड़ी पत्तियों में बनाया जाता है। उस पत्तियां हमेशा सिलिकॉन स्टील की, ये भी ध्यान रखना, पत्ती जो है ना सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की बनाने से तो बच्चों इसमें हिस्टेरेसिस हानियां कम होती है, और बड़ी बड़ी पत्तियों के बनाने से इसमें एडी करंट लॉसेस कम होती है। इसलिए एडी करंट लॉसेस कम करने तथा हिस्टेरेसिस लॉसेस दोनों को कम करने के लिए आर्मेचर को हमेशा बड़ी बड़ी पत्तियों के रूप में तथा सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। इनकी जो थिकनेस होती है, आर्मेचर जो है, आर्मेचर की जो लैमिनेशन की जो चौड़ाई होती है वो 0.5 mm होती है। 0.2 से 0.6 mm काफी किताबों में लिखा है, औसतन 0.5 mm इसकी जो है ना पत्तियों की थिकनेस होती है जो है ना। और दूसरे शब्दों में आप समझ गए जनरल लैमिनेशन क्यों करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सॉकेट की। आर्मेचर के बारे में इतना ही कि आर्मेचर जो है ना, आर्मेचर चालकों का घर होता है जो बड़ी बड़ी पत्तियों के रूप में बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील से बनती है, ठीक है ना। और आर्मेचर कोर में ना बच्चों इसमें एयर डक्ट होती है, जिन्हें थोड़ी सी जो है ना खोखली बनती है ताकि आर पार इसमें हवा जाती रहे, ये ठंडी रहे। अब बात करते हैं सॉकेट की बच्चों। सॉकेट वही, सॉकेट को कहूं तो मैं सरल शब्दों में बच्चों ये आधार प्रदान करता है आर्मेचर को भी और आपके कम्यूटेटर को भी। जो आधार प्रदान करती है वो सॉकेट कहलाती है। सॉकेट दोनों छोरों पे, सॉकेट के दोनों छोर पे वो बियरिंग में फिट रहती है। सॉकेट जो है दोनों छोर में बियरिंग में फिट रहती है जो है ना। और सॉकेट क्या होती है जो है ना, एक इलेक्ट्रिक लोड होती है, एक छड़ होती है, एक सिलिंड्रिकल आकार की छड़ होती है। सिलिंड्रिकल आकार की छड़ को ही सॉकेट कहते हैं। यह दोनों सिरों पे मशीन के जो है ना बियरिंग में फिट होती है, और यह जो है ना कम्यूटेटर को भी और आर्मेचर को भी आधार प्रदान करता है जो है। ये आपका सॉकेट के बारे में है। इसके बाद बात करता हूं मैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। बच्चों जैसा आप जानते हो, वाइंडिंग का मतलब तो सीधा सीधा होता है जब दो या दो से अधिक कोयलों को जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक कुंडली को जोड़ा जाता है तो वाइंडिंग बन जाती है। और आर्मेचर कोर में जो वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। आर्मेचर कोर में जो वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। और आर्मेचर वाइंडिंग का अगर मैं कार्य की बात करूं, या हमेशा जिस आधार पर आपको आर्मेचर वाइंडिंग पहचाननी है, जनरेटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग वह होती है, आर्मेचर वाइंडिंग वह होती है जिसमें ईएमएफ पैदा होता है। वह वाइंडिंग जिसमें जनरेटर के केस में वोल्टेज बनती है आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ये सबसे सिंपल है, ठीक। तो ये हुआ आपका आर्मेचर वाइंडिंग जनरेटर के केस में। बात आ जाए थोड़ा मोटर के केस में तो सावधानी बरतना। मोटर के केस में आर्मेचर वाइंडिंग वह होती है जिसमें आप सप्लाई देते हो, ठीक। मशीन में, मोटर में जब जिस वाइंडिंग में आप सप्लाई दोगे वह आपकी जो है ना क्या कहलाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग कहलाएगी। जनरेटर के केस में जिस वाइंडिंग से आपको जो है ना वोल्टेज मिलती है, बनेगी, वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। दूसरा, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में और अगर चर्चा करूं तो आर्मेचर वाइंडिंग करने के आधार पे दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। कार्य आप समझ गए, वोल्टेज उत्पन्न करना। और इसको जो है ना अगर वर्गीकृत करो तो आर्मेचर वाइंडिंग लैप वाइंडिंग में होती है, वेव वाइंडिंग भी होती है। लैप वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग क्या होती है, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैं कहूं बच्चों, वेव, अगर वेव वाइंडिंग समझो तो आपको पता है वेव वाइंडिंग, वेव यही तो वेव है, इस टाइप की वेव है। तो ऐसी वाइंडिंग जो मतलब ये कोयल है, ये कोयल है, जब ऐसी वाइंडिंग आप करोगे कि इसका जो है, इस कोयल का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के प्रथम सिरे से
और दूसरी वाइंडिंग का जो है ना अंतिम सिरा तीसरी वाइंडिंग के जो है ना प्रथम सिरे से जुड़ता है। ठीक, ऐसी वाइंडिंग को आप कहते हैं वेव वाइंडिंग। ठीक, वेव वाइंडिंग क्या होती है? जब निरंतर कोयले जुड़ती जाते हैं। किसी कोयल, ये मान लीजिए कोयल है, इसका अंतिम सिरा ये है, वो दूसरे वाले की जो है ना इसका अंतिम सिरा इसके जो है ना अगली कोयल के प्रारंभिक सिरे से जुड़ता है, फिर दूसरी वाली का अंतिम सिरा तीसरी वाली के जो है ना प्रारंभिक से जुड़ता है। ऐसे निरंतर जुड़ती चली जाती है वाइंडिंग, तो वो आपकी वेव वाइंडिंग कहलाती है। और वेव वाइंडिंग यूज कहाँ होती है? वेव वाइंडिंग हमेशा यूज वहां होती है बच्चों जहां पे अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है। इसका यूज कहां करोगे? जब आपको अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है तो वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हो आप। ठीक, इसमें जो है पैरेलल पाथों की संख्या, इसमें पैरेलल पाथों की संख्या 2 होती है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग, वर्ड ध्यान रखना, अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो पैरेलल पाथों की संख्या सामान्यतः वो हमेशा 2 होगी इसमें। ठीक, दूसरा बात करता हूं मैं लैप वाइंडिंग के लिए। आर्मेचर वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग कैसे? तो बच्चों लैप वाइंडिंग होती है जो निरंतर वहीं घूमती रहती है। ठीक, मान ले ये जो है ना मान ले वाइंडिंग है, मतलब ये मटकी वहीं घूमती रहती है, एक कोयल के ऊपर दूसरी कोयल जब चढ़ती रहती है ना, ऐसी वाइंडिंग को लैप, लैप माने चढ़ना, तो एक कोयल के ऊपर दूसरी कोयल चढ़ती रहती है जो है, तो इसको बोलते हैं लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथों की संख्या, पैरेलल पाथों की संख्या बच्चों पोल के बराबर होती है। आप जानते हो हमेशा मशीन में 2 पोल हो गए, 4 पोल हो गए, 6 पोल हो गए। अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग है ठीक, तो जो है ना पैरेलल पाथों की संख्या उतनी होती है जितनी आपके पोलों की संख्या होती है। ठीक, तो ये आपके आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में इतना ही। इसके बाद मैं जिक्र करता हूं आपको कूलिंग फैन का। कूलिंग फैन आप जानते हो बच्चों, मशीन को जो है ना गरम, मशीन जब परिचालन अवस्था में होती है, ऑपरेशनल स्थिति में होती है, तो वो जो है ना गरम होती है। तो मशीन गरम होगी तो आपको पता क्या क्या आनी होती है। मशीन गरम होने से बच्चों उसकी वाइंडिंग का इंसुलेशन कमजोर होता है, और कमजोर होने के कारण क्या हो सकता है, उसका इंसुलेशन जल्दी ही खराब हो जाता है। सामान्य से मशीन कई वर्षों तक चलती है, परंतु अगर वो ज्यादा हीट होती है तो मशीन जल्दी उसकी वाइंडिंग जो है ना शॉर्ट सर्किट, उसका इंसुलेशन खराब होने की वजह से शॉर्ट सर्किट दोष आ जाता है और वाइंडिंग टूट जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मशीन एक बार बना दी वो अनेक वर्षों चलेगी, ठीक है ना। अनेक वर्षों चलाने के लिए हमें मशीन का जो इंसुलेशन है वाइंडिंग का, वो हमेशा प्रॉपर कंडीशन में रखना है। और आपकी मशीन इसलिए जो है ना प्रॉपर कंडीशन में इंसुलेशन तब रहता है जब सामान्य तापमान पे आपकी मशीन काम करे, और सामान्य तापमान पे मशीन हमेशा काम करे। इसके लिए कुछ ना कुछ कूलिंग सिस्टम मशीन का करना पड़ता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कूलिंग फैन का अरेंजमेंट कर देते हैं जो बिल्कुल सापट में लगा देते हैं। जब आर्मेचर घूमती, सापट घूमती है तो कूलिंग फैन भी घूमता है और मशीन को जो है ना वो ठंडा करता रहता है। अगर बात करें कूलिंग फैन किसका बना होता है, सामान्य मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये हुआ आपका कूलिंग फैन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटर के। ठीक, कम्यूटेटर, पहले क्वेश्चन आ जाता है कम्यूटेटर किसका बना होता है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, ये वर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कॉपर नहीं, हार्ड ड्रॉन कॉपर, मतलब हार्ड मतलब कठिन कर्षित तांबे का बना होता है ये। तो और ये कॉपर के छोटे छोटे सेगमेंटों को मिलके बना होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, एक कठोर कर्षित तांबे से मिलकर बनी युक्ति होती है, और ये छोटे छोटे कॉपर के सेगमेंट से मिलकर बना होता है। उन कॉपर सेगमेंटों के बीच में माइका को हम लगा देते हैं। उन कॉपर सेगमेंट के बीच में, ये जो लाइन दिख रही है आपको कॉपर सेगमेंट है, इनके बीच में बच्चों आप माइका लगा देते हैं, क्योंकि माइका एक अच्छा इंसुलेशन है। और इसके कार्य क्या है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के कार्य आपको पहले पता है, जो एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है।
कम्यूटेटर का कार्य है जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। आप ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा रोटेटिंग मशीन में उत्पन्न एसी ही होती है। हमेशा रोटेटिंग मशीन में जो पैदा होती है वो एसी ही होती है। तो जनरेटर के केस में, और जबकि आपको एसी को बाहर क्या भेजना, डीसी मशीन में, भाई उत्पन्न में कह रहा जो है ना, हमेशा घूमने वाली मशीन में एसी होती है, परंतु टर्मिनल पे आपको डीसी भेजनी, तो ऐसी डिवाइस लगानी पड़ती है जो डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो जनरेटर के केस में कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक, इसके विपरीत मोटर के केस में आप उसके बाह्य टर्मिनल पर डीसी देते हो तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये कम्यूटेटर के कार्य हुए। ठीक, बस ये हुए आपके रोटर पार्ट के बारे में पूरी चर्चा। अब बात कर लेते हैं स्टेटर पार्ट की।